गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बीबीएस में मैंने स्ट्रिप्स के बारे में बात की और अभी मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट ओवरलैपिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बगैर ये खत्म ही नहीं होगा। ये बहुत ही मजेदार सेशन है। मैंने 2L, 4L, 4 लैग, 6L, 6L बोले तो लैग, 6 लैग स्ट्रिप्स के बारे में बताया। आप स्ट्रक्चरल डिटेल में भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा। आज मैं बात करने वाला हूं कॉलम और बीम के कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट ओवरलैपिंग की। आप कभी भी देखेंगे कि व्हाट इज स्टैगर्ड पैटर्न, हर जगह लिखा रहता है। स्टैगर्ड पैटर्न के बारे में एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं है। तो ये इन टू आउट, फाउंडेशन टू एडवांस कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है। मजेदार सेशन है। बहुत सारे लोगों के सिली से डाउट्स रहते हैं। लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका ये वाला डाउट्स जो है बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो आपको आखिरी तक बने रहना है, मजा आएगा। मैं फिर क्लियर कवर की स्ट्रक्चरल डिटेल और बीबीएस के लिए जो डाटा लेने वाले हैं, साइड कवर, टॉप कवर कितना और रेफरेंस के साथ में, वो भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। और फिर मैं कंक्रीट ग्रेड वाइज स्लैब लेंथ कितनी होती है वो भी आज वैसे कवर हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो पार्ट 4 में भी हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग को हम हर जगह यूज करते हैं। ओएसटी में भी काम करता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हर जगह हमें रेनफोर्समेंट को ओवरलैप तो करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लेंथ 12 मीटर से ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो बीम के लिए आपको 12 मीटर की लिमिटेशन है। कॉलम को 6 मीटर से ज्यादा आप हैंडल नहीं कर सकते, तो वहां पर भी एक लिमिटेशंस है। तो इसलिए दिस इज सब्सक्राइब टाइम टू ऑल ऑफ यू। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप मेंबरशिप लेके आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आपको लिखना है वांट टू जॉइन योर व्हाट्सएप thecivilengineerbudget@gmail.com पर हम बताएंगे आपको क्या है पेमेंट फीस और क्या है सब्सक्रिप्शन फीस। और 7 से 9 में आपके लिए अवेलेबल हूँ। हर तरीके के डाउट आपके सभी मेंबर्स के लिए हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए, शुरू करता हूं मैं। और आप शुरू करते से आप देखेंगे ना, आप जब भी अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग रेफर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर लिखा रहेगा कि लैप्स शुड बी गिवन इन स्टैगर्ड पैटर्न। एग्जैक्टली स्टैगर्ड पैटर्न के बारे में वो उसको लगता है कि एज ए इंजीनियर सभी को पता है स्टैगर्ड पैटर्न क्या है। लेकिन जो नए बंदे हैं या जिनने आज तक इसको ध्यान नहीं दिया है, तो उनको स्टैगर्ड पैटर्न का समझ नहीं आता कि क्या स्टैगर्ड अल्टरनेटिव है। स्टैगर्ड के बारे में सब कुछ मैं बताने वाला हूं, इन एंड आउट, ठीक है। तो आप बात करें कि हमें ओवरलैप करना ही क्यों है, भाई सीधी सी बात है ना कि 12 मीटर की लिमिटेशंस है, 6 मीटर से ज्यादा हम हैंडल नहीं कर पाते हैं वर्टिकलिटी में, तो हमें ओवरलैप देना ही है और लोड को ट्रांसफर करना है, एक्सेल लोड को नेक्स्ट रेनफोर्समेंट में ट्रांसफर करना है। अभी होता क्या है कि भाई टेंशन जोन है, कंप्रेशन जोन है, ठीक है, और फिर मोमेंट्स भी आते हैं। तो एक जगह आप सेम जगह ये भी लिखा रहता है कि भाई 50% से ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जहां रहता है वहां पे, क्योंकि किसी भी सेक्शन, जिस सेक्शन पे 50% से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट है, तो वहां पर हम ओवरलैपिंग नहीं देने का रहता है। और हमें 50% से ज्यादा ओवरलैप एक साथ करने भी नहीं रहते हैं, और करने रहते हैं तो स्टैगर्ड पैटर्न में करने के रहते हैं। चलिए, अल्टरनेटिव तो होता ही है, ठीक है। अभी यदि कभी हम टेंशन जोन में या मैक्सिमम स्ट्रेसेस जोन में ओवरलैप करते हैं, तो फिर हमें स्पेशल प्रिकॉशंस लेने के रहते हैं। जैसे कि हम अपनी लैप लेंथ बढ़ा देंगे, स्टिरप्स को और क्लोज कर देंगे, या हुक प्रोवाइड कर देंगे, या बेल्डिंग कर देंगे। तो ये सब चीजों के प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं जब हम मोर देन 1/2 ऑफ द बार को हमें ओवरलैप करना ही है, दैट केस में, ठीक है। अभी सीधा मैं मुद्दे पे आता हूं और बात करता हूं स्टैगर्ड पैटर्न की। कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, आराम से समझेंगे। आपके जो भी डाउट्स है ना, आप मुझे लिखो। एग्जैक्टली आप पे यदि छोटा सा भी डाउट होगा ना आपका, तो वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। डेफिनेटली आप मुझे लिखिए, हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। देखिए क्या रहता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की लैपिंग लेंथ, 2 ओवरलैपिंग लेंथ है, 2 ओवरलैपिंग आपको करना है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 1.3 है। अभी आप जो मैं लिखा है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप डायग्राम से समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल एक ओवरलैपिंग इधर हुआ, एक ओवरलैपिंग इधर हुआ। अभी ये ओवरलैपिंग आपके रेनफोर्समेंट है, अल्टरनेटिव ओवरलैपिंग हम कर रहे हैं। तो यहां ओवरलैप हुआ, यहां ओवरलैप हुआ। अभी ओवरलैपिंग में ये एलडी है और ये भी एलडी है,
और इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच में 1.3 L से ज्यादा का गैप आना चाहिए। अभी इसको और क्लोजली समझेंगे कि देखो हाफ ऑफ LD यहां है और हाफ ऑफ LD यहां है, तो इट मीन्स कि 1 ऑफ LD तो यहां खत्म ही हो जाता है, और बीच में 0.3 ऑफ LD यदि डिस्टेंस रहेगी तो वो स्टैगर्ड पैटर्न कहलाएगा। गॉट द कॉन्सेप्ट और नॉट? ठीक है, अभी 3D में देखेंगे, एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली अभी स्टैगर्ड पैटर्न क्लियर हुआ। अभी मैं ओवरलैपिंग जॉन के बारे में आपको बताता हूं कि कॉलम को ओवरलैप कैसे करते हैं, क्या होता है, कहां ओवरलैपिंग दिए जाते हैं। एग्जैक्टली कोई भी मेंबर होगा, कॉलम के ऊपर बीम होगा, नीचे राफ्ट होगा, या नीचे बीम होगा ऊपर भी बीम होगा, स्लैब के ऊपर रहेगा तो स्लैब के ऊपर से बीम के बॉटम तक की हाइट को कॉलम माना जाता है। आपका सर्कुलर कॉलम हो सकता है, रेक्टेंगुलर कॉलम हो सकता है, स्क्वायर कॉलम हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शनल शेप है। तो आपका कैसा भी हो, हाइट ऑफ द कॉलम आपका बीम के ऊपर या स्लैब के ऊपर से बीम का बॉटम या स्लैब का बॉटम माना जाएगा। ठीक है, अभी उस लेंथ को आपको 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। तो ऊपर वाला जॉन ए, जॉन बी, जॉन सी और जॉन डी होगा। तो लेंथ हो गई 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, क्योंकि यहां पे 4 मीटर का एग्जांपल लिया। यदि आपका 3.5 मीटर है तो उस हिसाब से डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, अभी ओवरलैपिंग जॉन में सिंपली है कि ऊपर का जॉन ए और जॉन डी हमारा नॉन ओवरलैपिंग है, और जॉन बी और जॉन सी में हम ओवरलैपिंग करते हैं। यहां पर भी हम स्टैगर्ड पैटर्न में ओवरलैपिंग करते हैं। अल्टरनेटिव, एक बार यहां ओवरलैप किया तो एक बार ऊपर ओवरलैप कर देंगे, और स्टैगर्ड पैटर्न आपको क्लियर हो कि 4 एक बार में आप ओवरलैप करोगे तो 4 अल्टरनेटिव इधर हो गए, 4 आपको उसी एक ही कॉलम में दोनों जगह ओवरलैप करना है तो 4 ऊपर भी कर देंगे और उसको स्टैगर्ड पैटर्न में अरेंज कर देंगे, तो इससे हो जाएगा 4 नीचे 4 ऊपर, बीच में 0.3 ऑफ LD का जरूरत है। कभी कभी क्या रहता है कि हम, और एक देखना स्टेरिप्स, जब आप कॉलम के स्टेरिप्स को थोड़ा क्लोजली स्टडी करेंगे ड्राइंग्स को, तो आप एक चीज और देखेंगे कि आपको यहां पे कहीं कहीं L/6 रहता है, और यदि L/6 नहीं रहता है तो वो सीधा मार्क करके दे देता है कि 450 या 550 में आपको इतना क्लोज स्पेसिंग रखना है और यहाँ पे इतना क्लोज स्पेसिंग रखना है, और सेंटर की स्पेसिंग अलग रहती है। तो आप कभी ओवरलैप यदि आपको क्रॉस करना पड़े और दोनों जगह ओवरलैप आ रहे हैं और ओवरलैपिंग जॉन छोटा है, तो थोड़ा सा ओवरलैप करके इस जॉन में भी जाओगे तो L/2 आपको L/6 के तक आपका क्रॉस बॉर्डर रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर तक आप कर सकते हैं, इसको इधर भी क्रॉस कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं जाती। और आप बताओ आपकी ड्राइंग में स्ट्रक्चरल डिटेल में कैसा दिया हुआ है, कमेंट करके फोटोज मुझे मेल पे भेज सकते हैं। और बाकी आप अपने अपने साइट्स में कैसा स्ट्रक्चरल डिटेलिंग दिया हुआ है, कॉलम का क्या क्या समझ नहीं आ रहा है, वो सब हमें लिखो। हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होगा। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। अभी LD, अब मैंने हमेशा, आप बोल रहे हो ना डेवलपमेंट लेंथ, आपने यहां गौर किया होगा, थोड़ा सा पहले आप देखेंगे तो वो बोल रहा है लैपिंग लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ नाम सुन रहे, याद आ रहा है डेवलपमेंट लेंथ एग्जैक्टली आपने IS 456 में पढ़ा है, क्लूज 26.2.1 में। नहीं पढ़ा है तो आज रिवाइज हो जाएगा। LD निकालते कैसे हैं, LD होता क्या है, और इसका एक इंटरव्यू का भी मजेदार सवाल है, उसका भी मैं आखिरी में सवाल का जवाब भी देने वाला हूं कि भाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा तो डेवलपमेंट लेंथ कम होगी या बढ़ेगी, या ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ेगा तो डेवलपमेंट लेंथ कम होगी या ज्यादा होगी। ये आप बताना है, इसका रिलेशन आपको क्रिएट करना है कि आपका ग्रेड बढ़ रहा है तो ओवरलैपिंग लेंथ आपकी बढ़ने वाली है, घटने वाली है, या ग्रेड ऑफ स्टील आप बढ़ा रहे हैं या फिर ग्रेड ऑफ स्टील आप घटा रहे हैं तो ओवरलैपिंग लेंथ में क्या असर पड़ने वाला है, ये बात हमें पता होना चाहिए। ऐसे टेक्निकल इस वाई के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। चलिए, तो ये चीज हो गई। आप लैपिंग लेंथ में एग्जांपल क्रिएट करो, कोई कंफ्यूजन होगा आप कैलकुलेट करके देखो। मैं डेवलपमेंट लेंथ बता दूं तो आपको ओवरलैपिंग लेंथ क्लियरली, लैपिंग लेंथ भी समझ में आएगी। बिना डेवलपमेंट लेंथ के ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होने वाला। तो अभी आप कभी भी आप IS कोड रेफर करेंगे और वो बोलेगा फ्लेक्सिबल मेंबर, तो सिंपली दे आर आस्किंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट द बीम। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल, ठीक है, बीम के बारे में बात हो रही है, इसको समझो। लैप लेंथ इन टेंशन,
अभी लैप लेंथ इन टेंशन, लैप लेंथ इन कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन जो ऑन न्यूट्रल एक्सेस तो पढ़ा हुआ है ना सभी ने। तो लैप लेंथ आप टेंशन में समझ लो, यहां आपका एलडी के सारे जवाब में आखिरी में कवर किए हैं। या एक काम करता हूं, मैं पहले एलडी को ही कवर कर लेता हूं और उसके बाद में चीजें क्लियर हो जाएंगी। डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ को मैं हल्का हल्का मोटा मोटा बता दूं, फिर एक बार और कवर करेंगे, एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार एलडी, ये फाई है, ये डाया ऑफ द बार है। डाया ऑफ द बार बढ़ने वाला है तो डेवलपमेंट लेंथ ऑलरेडी कम हो जाती है, क्योंकि हमेशा हम एलडी में डाया ऑफ द बार का तो रोल होता है 50 इंटू डाया, 24 इंटू डाया, तो डाया तो है ही। स्ट्रेसेस है, स्ट्रेसेस ऑफ द बार 4 इंटू टाउ बीडी बॉन्ड स्ट्रेसेस। ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेसेस की डिटेलिंग है, यहाँ से आप डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं, यूजली कैलकुलेट करते हैं, या फिर हमें एक जनरल डाटा दिया जाता है कि 50 ऑफ डाया आपको यूज करना है, या आपको यूज करना है 30 ऑफ डाया, या आपको यूज करना है 24 ऑफ डाया। तो एक चीज हो गई, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ ना कि डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकाल रहे हैं हम। अभी जब डेवलपमेंट लेंथ को टेंशन जोन में आपने देखा, टेंशन जोन में क्या करते हैं कि आपको या तो डेवलपमेंट लेंथ या 30 ऑफ डाया जो भी मैक्सिमम रहेगा वो आप कैलकुलेट करें, और डाया जो टेंशन में हम डाया हायर डाया को कंसीडर करते हैं और कंप्रेशन में हम लोअर डाया को कंसीडर करते हैं जब आपके डाया का डिफरेंस रहता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपका डायरेक्ट टेंशन है तो ट्वाइस ऑफ एलडी, आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको लिखता है कि आपको ट्वाइस ऑफ एलडी का ओवरलैपिंग लेना है या 30s ऑफ डाया का ओवरलैपिंग लेना है, या तो ये चीज एग्जैक्टली क्लियर रहता है आपको। बस ये फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस की ये रहता है, डिजाइन के पार्ट हैं कि टेंशन में हम 30 ऑफ डाया, यूजली कोई पूछेगा कि यूजली किससे कम नहीं होना चाहिए बिचावर, तो 30 ऑफ डाया तो देना ही है, या एलडी और 30 ऑफ डाया बिचावर इज ग्रेटर, तो हम 30 ऑफ डाया को कंसीडर करते हैं। कंप्रेशन जोन में जब आप ओवरलैपिंग करेंगे तो डेवलपमेंट लेंथ और 24 ऑफ डाया आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। 24 ऑफ डाया तो मिनिमम चाहिए ही है, और डेवलपमेंट लेंथ आपको एलडी का कैलकुलेशन में बता रहा हूं, डाया विल बी द स्मॉलर। रेफरेंस है SP34, आप SP34 का रेफरेंस दिया है। कैलकुलेटेड डेवलपमेंट लेंथ से आप ये रिलेट कर पाएंगे कि ग्रेड बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट लेंथ कम हो रही है या घट रही है। फिर मैं एक बार और बताऊंगा फॉर्मूले के साथ। देखिए, ग्रेड 15 था, 20 था, 25 था, 30 था। आप देखेंगे पहले 408 सेंटीमीटर 40.8 सेंटीमीटर है, फिर 30 हुआ, ये कम हो रहा है। दैट मीन्स कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट लेंथ कम हो रही है, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेवलपमेंट लेंथ। ये आपको क्लियर हुआ। आप देखेंगे कि आपका डाया बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट लेंथ भी बढ़ रही है रिस्पेक्टिव। यदि आप ग्रेड वाइज देखेंगे, अभी मैं M15 में देखूं, मेरा डाया 6 का था तो मेरा 40.8 सेंटीमीटर की ओवरलैपिंग करनी थी, मैंने डाया बढ़ाया तो डेवलपमेंट लेंथ या ओवरलैपिंग लेंथ भी बढ़ गई। दैट मीन्स कि डाया ऑफ द बार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। डाया बढ़ेगा तो डेवलपमेंट लेंथ बढ़ना ही है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा तो डेवलपमेंट लेंथ घटना ही है। ये दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो जनरली आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। कैसे ये हुआ, आप इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में जाके देखो, इसका कहां रोल आता है। आप जब फॉर्मूला रेफर करेंगे कैलकुलेट कैसे हुआ डेवलपमेंट लेंथ, तो ये है 5 दैट मीन्स कि डाया ऑफ द बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट लेंथ। स्ट्रेसेस ऑफ द बार आपने अभी 4.5 कर रहे थे, फिर आपने 500 यूज किया तो भी आपका डाया ऑफ द बार बढ़ने वाला है, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेसेस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और बॉन्ड स्ट्रेसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एलडी के। ये समझ में आ रहा है ना, बॉन्ड स्ट्रेसेस ज्यादा है दैट मीन्स की डेवलपमेंट लेंथ कम है। और बॉन्ड स्ट्रेसेस कैसे बढ़ती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से बढ़ती है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेसेस भी बढ़ गई। दैट मीन्स कि ये डायरेक्टली हो गया तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और एलडी में इनवर्सली रिलेशन हो गया। कैलकुलेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप एलडी टेंशन के लिए यूज कर रहे हैं या कंप्रेशन के लिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप प्लेन बार यूज कर रहे हैं या H/SD। ये डायरेक्ट डाटा यूजेबल नहीं है। आपको इन डाटा में 60% इंक्रीज करना है
जब आप उसे टेंशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, HYSD के लिए यूज कर रहे हैं, टेंशन का ही डाटा है बट स्टील प्लान नहीं है, प्लान यूज हम करते ही नहीं है आजकल, सब HYSD स्टील यूज करते हैं। तो HYSD के लिए 60% इसकी स्ट्रेसेस की वैल्यू आपको इंक्रीज करना है, तो एग्जैक्टली डेवलपमेंट लेंथ आता है डिजाइन स्ट्रेसेस। और जब आप टेंशन नहीं कंप्रेशन और HYSD में यूज कर रहे हैं, तो आपको जस्ट इसका 60% इंक्रीज किया तो आपको टेंशन में आया, फिर 25% और इंक्रीज किया तो आपका कंप्रेशन में आएगा। एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन ध्यान रखोगे तो आपको एग्जैक्ट LD की वैल्यू आएगी। अच्छा, आप लोग सब देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप LD कैलकुलेट करो अपने स्टील का, अपने यहाँ के ओवरलैपिंग मुझे शेयर करो, डिजाइन स्ट्रेसेस, डेवलपमेंट लाइन 24 ऑफ डाया, और आप ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे तो हमें भी क्लियर होगा कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं आया। मैंने कोशिश किया है कि स्टैगर्ड पैटर्न क्लियर हुआ, आज मैंने कोशिश किया आपको ओवरलैपिंग जॉन क्लियर किए, आज मैंने क्लियर किया कि भाई डिजाइन स्ट्रेसेस, बॉन्ड स्ट्रेसेस के क्या इफेक्ट होते हैं, भाई डेवलपमेंट लेंथ के डाया ऑफ द बार और ग्रेड ऑफ द बार के रिस्पेक्ट में क्या क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्लियर किया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट हैं रिमेंबर के लिए मैंने इस बार अटैच किए। डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेसेस। क्यों लिखा मैं बॉन्ड स्ट्रेसेस? क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ के फॉर्मूले में ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रोल नहीं है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेसेस का, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेसेस का रोल है। आप देख सकते हैं जस्ट कि उसमें उसने डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेसेस की बात की है, और डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेसेस कैसे बढ़ती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप डेवलपमेंट लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के, ठीक है। और आप डेवलपमेंट लेंथ को एक बार फिर से जब देखेंगे तो डाया ऑफ द बार या स्ट्रेसेस ऑफ द बार या तो स्टील के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने डाया बढ़ाया तो डेवलपमेंट लेंथ बढ़ेगी ही, आपने स्ट्रेसेस की 415 की जगह 500 किया या प्लान कम किया तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए एज ए टेक्निकल इंजीनियर। आई होप सो कि मैं अपना कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा पाया। जो भी समझ नहीं आया आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करता हूं। आप मुझे लिखो thecivilengineerbudget@gmail.com पर, मैं उसका जवाब देता हूं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, मजा आएगा। आपके हर डाउट का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं आपसे 7 से 9 बात करने के लिए तैयार हूं। आइए हम मिलके पढ़ते हैं, मिलके बढ़ते हैं। सिविल इंजीनियर आसान है, सिविल इंजीनियरिंग आसान है। थैंक यू, टाटा बाय बाय।